नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज जो बात करने जा रहा हूं वो एक तरह की प्रोग्नोसिस है, यानी पूर्वानुमान है। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में पार्टियां खासतौर से चुनाव के बारे में जब फैसला करती हैं तो उसकी दृष्टि या उसका लक्ष्य या उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इससे हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करने जा रहा हूँ। जी नहीं, गुजरात और हिमाचल की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र और हरियाणा की। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जो ड्यू है, जो नियत तारीख है, वो है अक्टूबर 2024 और लोकसभा के चुनाव होने हैं अप्रैल मई 2024 में। तो क्या इन दोनों विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकते हैं? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासतौर से ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश है, इस पर बहस भी करा रहे हैं, चर्चा भी करा रहे हैं, उनका प्रस्ताव है, चुनाव आयोग भी इससे सहमत है। एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। वो तो अभी फ़िलहाल निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा। 2024 में ऐसा हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत ही क्षीण है। वो निर्भर करता है अगर इस पर कोई कंसेंसस बन जाए, सभी पार्टियों में आम राय बन जाए तभी। अब हरियाणा और महाराष्ट्र की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर में झारखंड का भी चुनाव होना है। तो देखिए, इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। चुनाव समय से पहले कराने के लिए विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। क्यों चाहेंगे कि समय से पहले उनकी सत्ता का समय जो है वो कम हो जाए। तो लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ऐसा कर सकती है। बीजेपी का हाईकमान अगर तय करता है कि चुनाव लोकसभा के साथ कराने हैं, तो दोनों राज्यों की राज्य सरकारें अपनी अपनी विधानसभा भंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसकी सिफारिश कर सकते हैं। समय का अंतर केवल 5 महीने का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। बहुत लंबा होता तब भी एक माइनस पॉइंट वो बनता। दूसरा कारण क्यों है कि ऐसा क्यों कर सकती है बीजेपी? दरअसल अगर आपने पिछले 8 साल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखे हों, 2 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मत प्रतिशत मिलता है, वोट मिलता है, विधानसभा चुनाव में उतना नहीं मिलता, वो कम हो जाता है। आखिर वो मतदाता कहाँ चला जाता है? दरअसल ये मतदाता, उस सवाल का जवाब देने से पहले कि ये मतदाता आता कहाँ से है, ये मतदाता एक क्रॉस पार्टी लाइन से आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। जब नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो उनके समर्थन का दायरा बढ़ जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं होता, वो दूसरे दलों का सपोर्टर होता है, या फिर निर्दलीय सदस्यों को सपोर्ट करता है, या फिर घर बैठता है, जो भी हो। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहता। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता तो राज्य के विधानसभा चुनाव में भी वो वोट मिलते। लेकिन जैसे ही, और तुरंत होने पर भी दिखाई देता है, लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद होने पर विधानसभा चुनाव में जो वोट मिलते हैं, हरियाणा का ही उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 36 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिले थे, और 5 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 58% वोट मिले। महाराष्ट्र और हरियाणा की स्थिति में थोड़ा फ़र्क है। हरियाणा में एक फैक्टर है जाट वोटर का। जाट वोटर राज्य की जो राजनीति है उसमें बीजेपी के साथ नहीं है। उसको लगता है कि बीजेपी ने गैर जाट राजनीति करके उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। हरियाणा में सत्ता पर उनका अधिकार है, उनका स्वाभाविक और नैसर्गिक अधिकार है, उन्हीं को सत्ता में होना चाहिए, इसकी नाराज़गी रहती है। लेकिन वही जाट मतदाता लोकसभा में मोदी के लिए साथ आ जाता है, बीजेपी के लिए। तो इसलिए ये जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ वोट देने की उसने कसम खाई हो या बीजेपी को वोट ही नहीं देता हो। तो ऐसे मतदाता को अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो एक संभावना बनती है कि उसका रब ऑफ इफ़ेक्ट हो
कि मोदी के नाम पर जो वोट आ रहा है उसमें से कुछ वोट विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिल जाए, तो संभावना की दृष्टि से निश्चित रूप से बीजेपी बेहतर स्थिति में होगी। फिर लोकसभा चुनाव के साथ होने पर राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमानस बनता है, उसके अनुसार लोग वोट देते हैं। हालांकि अपने देश में ये देखा गया है, इसके एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि लोग स्प्लिट वोटिंग की समझ रखते हैं कि विधानसभा में किसको सत्ता में लाना है और लोकसभा में यानी देश में किसको सत्ता में लाना है। फिर भी कई चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी जो स्थानीय स्तर की होती है, ख़ास तौर से विधायकों की। और हरियाणा की का ही उदाहरण दूंगा फिर से। हरियाणा में आप देखिए कि 2014 में 2014 में बीजेपी को 33.6% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी। उससे पहले बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, उससे पहले वाले चुनाव में 2009 में। तो 3 से सीधे 47 पर पहुंची बीजेपी। और 2019 में ये वोट परसेंटेज तो बढ़कर जो है 36.2 या 36.4 हो गया, लेकिन सीटें घटकर 47 से 40 हो गई। उसकी वजह, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी पूरे स्टेट में नहीं थी, स्थानीय स्तर पर थी। बीजेपी के 7 मंत्री चुनाव हार गए। इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकलाइज्ड थी, और बाकी जगह जहां बीजेपी जीती है बड़े मार्जिन से जीती है, इसलिए उसका जो वोट परसेंटेज बढ़ गया। हारी मार्जिनल सीटें हार गई और जहां जीती वहां बड़े मतों के अंतर से जीती। एक तो ये हरियाणा का उदाहरण हुआ। अब महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र की राजनीति 4 दलों में विभाजित है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की ही तरह वहां भी 2014 में जुआ खेला था। बीजेपी आखिरी समय तक शिवसेना से बात करती रही। बीजेपी का कहना था कि हम बड़ी पार्टी हो गए हैं, हमें ज़्यादा सीटें लड़नी चाहिए। शिवसेना नहीं मानी। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। लोकसभा में 7 लड़ी थी, विधानसभा में अलग अलग लड़ी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन से 1 दिन पहले इसका फैसला हुआ और बीजेपी लगभग 260 सीटें लड़कर 122 सीटों पर जीती और नंबर 1 पार्टी बन गई। तो आप देखिए कि सीधे नंबर 4 से नंबर 1 पार्टी बन गई 2014 में। 2019 में इस परफॉर्मेंस को रिपीट किया। नंबर भले कम हो गए, वो इसलिए कम हो गए कि बीजेपी 2019 में समझौता हो गया शिवसेना से और केवल 156 या 158 सीटों पर लड़ी। तो इसलिए जाहिर है कि कम सीटों पर लड़ी, तो लेकिन शिवसेना से उसका स्ट्राइक रेट बेहतर था। अब जो परिस्थिति बनी है, राजनीतिक परिस्थिति बनी है, उसमें पिछले 5 साल में जो बदलाव आया है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति और ख़राब हुई है। एनसीपी में अंदरूनी झगड़े बढ़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि सुप्रिया सुले का कब्जा होगा पार्टी पर कि अजीत पवार का होगा। जैसे जैसे शरद पवार का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनकी राजनीतिक या कहें उनकी शारीरिक सक्रियता कम हो रही है, वैसे वैसे एनसीपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। ये एक आइडियल सिचुएशन है। जो एमवीए बना है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है। इन तीनों पार्टियों को संभलने का, इन तीनों पार्टियों को तालमेल अपना बिठाने का मौका मिले, इससे पहले ऐसे समय पर जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी हों, जब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहा हो, उस समय चुनाव में जाना, उस समय विधानसभा का भी चुनाव साथ में कराना, ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा फैक्टर है एकनाथ शिंदे फैक्टर। शिवसेना में स्प्लिट हो गई है और एकनाथ शिंदे जो का गुट जो है वो, उसकी मांग जितनी शिवसेना की होती थी उससे जाहिर है कि कम होगी। तो बीजेपी के लिए अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में आपको मालूम है इस समय जो उद्धव ठाकरे की स्थिति है, वो एक तरह से बौखलाए हुए घूम रहे हैं। उन्होंने अभी एक चुनाव आयोग में एक एप्लीकेशन दी कि शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों फ्रीज कर दिया जाए। मतलब उन्होंने मान लिया है कि चुनाव आयोग में जो लड़ाई चल रही है पार्टी पर कब्जे की, कि कौन सा फैक्शन असली शिवसेना है, उसमें उनको लग रहा है कि वो हार जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर विधायक साथ हैं एकनाथ शिंदे के, सांसद साथ हैं, पदाधिकारी हैं।
अब मामला आता है जिला संगठनों का। उसमें हमेशा, मैंने पहले भी कहा था कि उसमें हमेशा डुप्लिसिटी होती है, दोनों पक्ष क्लेम करते हैं, फिर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर जाते हैं, वो बात करके फैसला करते हैं। तो उद्धव ठाकरे को ये लग गया है कि शिवसेना उनके हाथ से निकल रही है। उनको जब फैसला एक बार चुनाव आयोग का आ जाएगा तो उसके बाद उनको, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने का, उसमें भी उनके जीत की संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि अदालत के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, खासतौर से आजकल जिस तरह से सर्वोच्च अदालत फैसले कर रही है उसको लेकर आप कोई जो है तार्किक ढंग से कुछ बात नहीं कह सकते कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। आजकल जो है हत्यारों को माफ़ी मिल जा रही है, अर्बन नक्सल्स को बेल मिल जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात महाराष्ट्र और हरियाणा की हो रही, तो महाराष्ट्र में इस समय शिंदे गुट ज़्यादा प्रोएक्टिव है। वो उसके प्रोएक्टिव होने का जो रब ऑफ इफ़ेक्ट होगा वो उसका बीजेपी को भी फ़ायदा मिलेगा। और बीजेपी में इस बात को लेकर कि शिवसेना ने यानी उद्धव ठाकरे ने उनको धोखा दिया, उसका एक रिवेंज का भी इलेक्शन होगा। तो अगर ये दोनों चुनाव साथ होंगे तो रिसोर्सेज पूल करने में आसानी होगी, कैंपेन में आसानी होगी। एक ही कैंपेन में, एक ही सभा में आप लोकसभा सदस्य के लिए भी वोट मांग सकते हैं, विधानसभा उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांग सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी के रिसोर्सेज की पूलिंग होने से ज़्यादा आपका कैंपेन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ये सब फ़ायदे हैं। लेकिन एक नुकसान सिर्फ मुझे जो दिखाई देता है कि 5 महीने पहले, अगर मान लीजिए आप हार गए तो 5 महीने पहले सत्ता चली जाएगी। जो आपको याद होगा कि 95 में जब बीजेपी शिवसेना पहली बार सत्ता में आए थे तो ये सोचकर जो है 99 में इलेक्शन करा लिया गया था लोकसभा के साथ कि लोकसभा के साथ होने का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला था। तो एक ये उदाहरण है जो बीजेपी को ऐसा करने से रोक सकता है। उसके अलावा लेकिन तब की बीजेपी और आज की बीजेपी, तब के अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी अपील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील में अंतर है। तब का बीजेपी का संगठन और आज का बीजेपी का संगठन, उसमें अंतर है। उसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी 5 साल सत्ता महाराष्ट्र में चला चुकी है अपना मुख्यमंत्री बनाकर, और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। इसका प्रमाण ये है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो अलायंस था बीजेपी शिवसेना का, उसको पूर्ण बहुमत मिला था। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और हरियाणा में खट्टर सरकार को जो है वो 10 साल होने जा रहे हैं, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर के जो झगड़े हैं, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, चौटाला परिवार का झगड़ा न ख़त्म हुआ है, न ख़त्म होने के कोई आसार हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए दोनों राज्यों में परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, और लोकसभा के साथ चुनाव कराने से उसको विधानसभा में भी फ़ायदा मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक कारण है जिसकी वजह से बीजेपी इस पर विचार कर सकती है। करेगी कि नहीं, अगर कर भी रहे होंगे, अगर इसकी चर्चा हो भी रही होगी तो किसी को पता नहीं है। पता तभी चलेगा जब इसकी घोषणा होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम है कि बीजेपी क्या करने जा रही है, किसी को मालूम नहीं है। सबको पता उसी समय चलेगा जब उसकी घोषणा होगी। लेकिन जब आप राजनीति की बात करते हैं तो आप संभावनाओं की बात करते हैं, आप पूर्वानुमान की बात करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी बात करते हैं। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी बात मैंने की, और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।